सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जिसके लिए कहा गया कि उसे शैतान की उंगली ने लिखा है। एक ऐसी किताब जिसने सदियों से राजाओं, तानाशाहों और यहाँ तक कि राष्ट्रपतियों को भी रास्ता दिखाया है और साथ ही डराया भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोलो मकियावेली की किताब द प्रिंस की, एक ऐसी हैंडबुक जिसने राजनीति, शक्ति और नैतिकता के खेल के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सदियों से मैकियावेली का नाम बुराई का दूसरा नाम बन गया है। हमारी पॉप कल्चर में वो एक ऐसे विलेन की तरह बसा हुआ है जो चालाक है, क्रूर है और जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा शैतान जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या ये छवि ही पूरी सच्चाई है? क्या मैकियावेली वाकई में वो हत्यारा था जैसा उसे दिखाया जाता है? आज हम इसी मिथक के पीछे की सच्चाई को जानेंगे, उस इंसान को और उसके विचारों को समझेंगे जिसने उस दौर में लिखा था जब पुनर्जागरण इटली में चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। तो सवाल ये है कि ये मैकियावेली का मिथक यानी एक खलनायक वाली जो ये छवि है, ये आखिर आई कहाँ से? इसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। हुआ ये कि उनका नाम ही एक तरह की गाली बन गया। अंग्रेजी में तो लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर माच इविल या माचा विलन तक बना दिया और देखते ही देखते वो थिएटर के मंच का एक जाना पहचाना किरदार बन गए। एक धूर्त, चालाक बदमाश जो अपनी आस्तीन में हमेशा एक खंजर और जहर की शीशी छिपाए रखता है। समय के साथ वो एक इंसान नहीं रहे बल्कि एक प्रतीक बन गए, क्रूर और मतलबी सोच का प्रतीक। लेकिन उस इंसान को समझने के लिए हमें उसकी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैकियावेली किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर फिलॉसफी नहीं लिख रहे थे। वो तो राजनीतिक उथल-पुथल और जंग के बिल्कुल बीचों बीच जी रहे थे। ये टाइमलाइन उस दौर की उथल-पुथल को साफ दिखाती है। देखिए, 1494 में फ्रांस ने इटली पर हमला किया और फ्लोरेंस के सबसे ताकतवर शासक मेडिसी परिवार को भागना पड़ा। फिर एक कट्टरपंथी उपदेशक सेवोनारोला का राज आया, जिसे आखिरकार बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। इसी हंगामे के बीच मैकियावेली 14 साल तक एक टॉप लेवल के डिप्लोमेट बने। लेकिन फिर 1512 में सब कुछ पलट गया। मेडिसी परिवार वापस सत्ता में आ गया और मैकियावेली की दुनिया बिखर गई। उन्हें नौकरी से निकाला गया, जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया और फिर शहर से ही बाहर निकाल दिया गया। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि द प्रिंस किसी शांत माहौल की देन नहीं है। इसे एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसने 14 साल तक कूटनीति और जंग की कड़वी सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखा था। ये किताब संकट के दौर से जन्मी है, जो सत्ता की कठोर हकीकतों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। तो चलिए, अब इस किताब के उन विचारों पर आते हैं, वो चौंकाने वाले आइडियाज जिन्होंने इसे इतना बदनाम कर दिया। ये किताब असल में सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए एक प्रैक्टिकल नियम पुस्तिका है। ये मैकियावेली का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला आइडिया है। उन्होंने पहली बार राजनीति को पारंपरिक नैतिकता और धर्म से बिल्कुल अलग करके देखा। उनका मानना था कि एक मजबूत राज्य चलाने के लिए एक शासक को कभी-कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें आम इंसान की नजर में बुरा माना जाता है। यानी राजनीति का अपना एक अलग नैतिक दायरा होता है। और यहीं पर हम उनकी सबसे मशहूर दुविधा पर आते हैं। एक शासक के लिए लोगों का प्यार जीतना बेहतर है या लोगों के मन में अपना डर बनाए रखना? मैकियावेली का जवाब बड़ा सीधा और प्रैक्टिकल था। उनका कहना था कि वैसे तो दोनों हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े तो डर हमेशा प्यार से ज्यादा भरोसेमंद होता है। क्यों? क्योंकि प्यार तो बदलता रहता है। लोग अपने फायदे के लिए इसे कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन डर सजा की आशंका से जुड़ा होता है और ये बंधन कभी नहीं टूटता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो क्रूरता को बढ़ावा दे रहे थे। नहीं, वो बस उसका विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल की गई क्रूरता और गलत तरीके से इस्तेमाल की गई क्रूरता के बीच एक फर्क बताया। उनके हिसाब से सही क्रूरता वो है जो एक ही बार में निर्णायक तरीके से की जाए, बस उतनी जितनी सत्ता बचाने के लिए जरूरी हो और फिर उसे तुरंत रोक दिया जाए। जबकि गलत क्रूरता वो है जो लगातार चलती रहती है और लोगों में सिर्फ नफरत और अशांति पैदा करती है। इसका वो एक बड़ा ही भयानक उदाहरण देते हैं, ओलिव रॉटो ऑफ फर्मो की कहानी। सत्ता पर कब्जा करने के लिए उसने अपने चाचा और शहर के सभी बड़े नेताओं को एक दावत पर बुलाया और फिर एक ही इशारे पर उसके सैनिक अंदर घुसे और उन सब को मार डाला। ये सुनने में बहुत भयानक लगता है,
लेकिन मैकियावेली के ठंडे विश्लेषण में ये क्रूरता का सही उपयोग था, एक ही झटके में अपने सभी दुश्मनों को रास्ते से हटा देना। अपने विचारों को समझाने के लिए मैकियावेली कमाल के रूपकों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो राजनीतिक संकट की तुलना टीवी की बीमारी से करते हैं। कहते हैं कि शुरुआत में इसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन अगर जल्दी पता चल जाए तो इलाज आसान है। और किस्मत, वो कहते हैं कि किस्मत एक उफनती हुई नदी की तरह है। आप उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक समझदार शासक शांत मौसम में ही बांध बना लेता है ताकि जब बाढ़ आए तो तबाही को रोका जा सके। तो फिर से वही सवाल, अगर वो एक यथार्थवादी विश्लेषक थे जो सिर्फ दुनिया जैसी है उसे वैसा ही बता रहे थे, तो फिर वो इतिहास के सबसे बड़े खलनायक कैसे बन गए? इसका जवाब उनकी मौत के बाद की घटनाओं में छिपा है। देखिए, द प्रिंस मैकियावेली के जीते जी कभी छपी ही नहीं। जब उनकी मौत के 5 साल बाद 1532 में ये किताब सामने आई तो दुनिया का माहौल बदल चुका था। 1559 आते आते कैथोलिक चर्च ने इसे ये कहकर बैन कर दिया कि इसे शैतान की उंगली ने लिखा है। और तो और 1572 में फ्रांस में एक भयानक धार्मिक नरसंहार हुआ और उसका इल्जाम भी इसी किताब पर डाल दिया गया, भले ही हत्यारों ने शायद इसे कभी पढ़ा तक ना हो। इस पूरे मिथक को बनाने में एक फ्रांसीसी लेखक इनोसेंट जेंटिलेट का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी किताब एंटी मैकियावेल ने द प्रिंस के विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने मैकियावेली के तर्कों को गलत संदर्भ में दिखाया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये इटली के लोगों के बुरे चरित्र का सबूत है, और ज्यादातर लोगों के लिए यही किताब असली प्रिंस बन गई, न कि मैकियावेली की मूल रचना। तो ये सब कुछ हमें आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाता है, एक ऐसी बहस जो 500 सालों से आज भी जारी है। द प्रिंस आखिर है क्या? क्या ये तानाशाहों के लिए एक गाइडबुक है या फिर आम जनता के लिए एक चेतावनी? इस किताब की व्याख्याएं देखिए कितनी अलग अलग हैं। रूसो जैसे दार्शनिक का मानना था कि ये एक व्यंग्य था, यानी मैकियावेली राजाओं को सलाह देने का नाटक करके असल में जनता को उनके क्रूर तरीकों के बारे में बता रहे थे। दूसरी तरफ बर्ट्रैंड रसल ने इसे साफ साफ गैंगस्टरों के लिए एक हैंडबुक कहा, और बेनिटो मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के लिए तो ये राजनेताओं के लिए एक बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल गाइड थी। एक ही किताब और 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। शायद इसका सुराग हमें खुद मैकियावेली के शब्दों में मिलता है। उन्होंने एक बार लिखा था, मैं अपनी आत्मा से ज्यादा अपने देश से प्यार करता हूँ। उनके लिए सबसे बड़ी चीज राज्य की सुरक्षा और स्थिरता थी, न कि किसी व्यक्ति का निजी मोक्ष। आखिर में मैकियावेली ने उस असहज करने वाली सच्चाई को सबके सामने रख दिया जिसे आज भी बहुत से लोग मानना नहीं चाहते, कि जो चीजें एक अच्छा इंसान बनाती हैं जरूरी नहीं कि वही चीजें एक असरदार नेता भी बनाए। अक्सर ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और यही वो गहरा सवाल है जो मैकियावेली आज 500 साल बाद भी हमारे लिए छोड़ गए हैं। क्या एक ही व्यक्ति एक अच्छा इंसान और एक सफल नेता दोनों हो सकता है, या फिर सत्ता की राह पर नैतिक समझौते करने ही पड़ते हैं? मैकियावेली ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये सवाल पूछना हम सबके लिए जरूरी बना दिया।